हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवदीप सर फिजिक्स क्लास। तो अपने कर रहे थे राजस्थान बोर्ड की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 14 परमाणवीय भौतिकी। और आज ये इस वीडियो का 9th नंबर पार्ट है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। और इसमें जो अपने डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपकी बुक के रिमेनिंग क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन ऑफ बुक पार्ट 3। और दूसरा अपने इसमें डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं सारे 2010 से लेके 2020 तक, यानी 2010 से 20 तक के पिछले 10 सालों के जो बोर्ड के क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, जो प्रीवियस पार्ट था उसमें अपने क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस किए थे और क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको एक पहले वीडियो आई थी उसमें करवा दिया था। और आज अपने क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में कि लैम्डा तरंग दैर्ध्य के एक वर्णी विकिरण किसी हाइड्रोजन प्रतिदर्श पर आपतित है। यानी कोई विकिरण है और लैम्डा उनकी क्या है, तरंग दैर्ध्य, और हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन प्रतिदर्श। प्रतिदर्श पहले भी बताया है, पहले वर्ड आया हुआ है ये। इसका अर्थ होता है सैंपल, यानी कोई गैस दी हुई है आपको, उसका सैंपल है जिसके परमाणु मूल ऊर्जावस्था में है। तो मूल ऊर्जावस्था से अपने को ये पता लग गया भी N1 का मान यहाँ पे कितना है, 1 है। ठीक है। और H परमाणु विकिरण अवशोषित करते हैं तथा फिर 6 विभिन्न तरंगों के तरंग दैर्ध्य उत्सर्जित करते हैं। तो देखो आपको क्या होगा इसमें कि जब हाइड्रोजन परमाणु को आप विकिरण दोगे तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षाओं में संक्रमण करेंगे। और ये कहते हैं कि जब वापस आते हैं तो 6 अलग अलग तरंग दैर्ध्यों के विकिरण उत्सर्जित करते हैं। तो लैम्डा का मान आपको निकालना है भी आपने जो तरंग दैर्ध्य के विकिरण उस पर आपतित किए हैं या हाइड्रोजन गैस को दिए हैं, हाइड्रोजन प्रतिदर्श यानी हाइड्रोजन सैंपल को दिए हैं, उसके लिए लैम्डा ज्ञात करो। ठीक है। आपको इसकी वैल्यू दी हुई है, एच सी की वैल्यू दी हुई है। और दूसरा आपको हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी हुई है। तो देखो क्वेश्चन समझो पहले कि इसमें आपको 6 अलग अलग तरंग दैर्ध्य दी हुई है। मतलब तरंग दैर्ध्य मतलब स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या दी हुई है आपको 6। ठीक है, कि 6 स्पेक्ट्रमी रेखाओं का वो क्या करता है, उत्सर्जन करता है। तो अपने को पहले क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा किसका मान। आपको पता है लैम्डा निकालना, और लैम्डा के लिए अपने को जो फॉर्मूला होता है आर चाहिए। आर अपने पास है 1/n1² चाहिए। तो n1² अपने पास मूल ऊर्जा अवस्था मतलब 1 है। और n2² चाहिए, तो n2 का मान अपने पास नहीं है। ठीक है। तो n2 का मान निकालने के लिए अपने सबसे पहले यहाँ पे हिंट दिया हुआ है। क्या हिंट है कि 6 भिन्न तरंगों के तरंग दैर्ध्य उत्सर्जित करता है। तो अपने क्या करेंगे, पहले स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि आपको स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या दी हुई है। ठीक है। तो n(n-1/2) फॉर्मूला होता है इसका। तो इस फॉर्मूले से जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो देखो क्या आएगी, ये एक द्विघात समीकरण बनेगी। n(n-1) किसके इक्वल (2) किसके इक्वल, 6 के इक्वल रखेंगे। तो ये 6 इधर मल्टीप्लाई, तो n² -n-12 = 0। और अब अपने इस -n के दो टुकड़े करेंगे यहाँ पे, -4n और प्लस का 3n, क्योंकि दोनों का जो जोड़ आना चाहिए वो -n आना चाहिए और जो गुणा आना चाहिए वो -12n² आना चाहिए। ठीक है। तो ये इसके दो टुकड़े हो जाएंगे। तो अब अपने क्या करेंगे, पहले दोनों में से n कॉमन लेंगे तो अंदर n-4, और इसमें 3 कॉमन लेंगे तो अंदर n-4। तो n-4 n+3 = 0। तो n की वैल्यू 4 आ जाएगी और n की वैल्यू -3 आएगी। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है जो n होता है मुख्य क्वांटम संख्या माइनस में नहीं होती है। ठीक है। तो n की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, 4 मान आपको लेना पड़ेगा। तो ये अपने पास n2 का मान आ गया। तो अब देखो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि n1 का मान तो आपके पास क्या है, 1 है, और n2 का मान आपके पास क्या आ गया, 4। अब उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य लैम्डा हो तो लैम्डा का फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, 1/1 का स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर, तो 1 - 1/16, और ये हो जाएगा 16 - 1/16 यानी 15/16। और ये 1 लैम्डा के बराबर है। तो लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए इसको मान को क्या करना पड़ेगा, आपको उल्टा करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली नीचे, तो 16/15 और गुणा में ये आ जाएगा। और जब आप इसको क्या करोगे, 15 को 1.0973 से गुणा करोगे तो ये 16.45, और इसको 16 से भाग दे दो। तो क्या भाग कैसे दोगे आप, ये पॉइंट हटा दो और ऊपर 1600 लगा दो। ठीक है, फिर भाग दे दो तो 0.9726 आ जाएगा इंटू 10⁻⁻7। अब आंसर तो इतना भी सही है, लेकिन क्या करते हैं, आपको जो आंसर बुक में दिया हो उससे मैच करने के लिए इसको 10⁻⁻9 बनाया।
अब आंसर आपको एंगस्ट्रॉम में ना दे के यहाँ पे किस में दिया हुआ है, बुक में जो आंसर है वो नैनोमीटर में दिया हुआ है। तो नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर होता है। तो 10⁻⁷ को 10⁻�9 बनाने के लिए इस पॉइंट को 2 अक्षर पीछे खिसका देंगे, ठीक है। तो ये 97.26 गुणा 10⁻⁹ नैनोमीटर या 97.2626 नैनोमीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आसान ही था क्वेश्चन, बस थोड़ा सा हिंट देने की ज़रूरत थी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 है जो, वो मैंने एक बार छोड़ रखा है खाली, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन आपके 13 चैप्टर से रिलेटेड है। इसमें 13वें चैप्टर जो आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव है उसका फॉर्मूला काम में आएगा, उसके समीकरण है उसमें आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण वो काम में आएगी। तो जो आपने अब तक पढ़ नहीं रखी, जब अपने 13 चैप्टर करवाऊँगा मैं आपको, उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तब इसको कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि हाइड्रोजन का एक प्रतिदर्श किसी उत्तेजित अवस्था विशेष ए में है, यानी हाइड्रोजन का प्रतिदर्श मतलब सैंपल है हाइड्रोजन गैस का कोई, और उसमें क्या है उत्तेजित अवस्था में है वो, और उस उत्तेजित अवस्था का नाम ए है। इस प्रतिदर्श द्वारा 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोनों के अवशोषण से यह आगे किसी अन्य उत्तेजित अवस्था बी में पहुंचता है। भी मान लो ये तो थी ग्राउंड स्टेट, ठीक है ना, यानी n = 1 वाली स्टेट थी। अब ये पहले से उत्तेजित अवस्था ए में है, और यहाँ ए में अपने इसको क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है इसको और ऊर्जा देते हैं, और कितनी ऊर्जा देते हैं, 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देते हैं, और ये फिर से कहाँ चला जाता है, एक और उत्तेजित अवस्था बी में चला जाता है। तो अब आपको कहा है कि अवस्थाओं ए व बी के लिए मुख्य क्वांटम संख्या ज्ञात करो। भाई एन का मान ज्ञात करो, ए के लिए क्या है और बी के लिए क्या है। तो यहाँ आपको एक चीज़ तो स्पष्ट होगी कि ए और बी दोनों उत्तेजित अवस्थाएं हैं, तो एन का मान 1 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एन बराबर 1 तो क्या होता है, मूल अवस्था होती है। तो दोनों उत्तेजित अवस्था है तो एन का मान 1 से बड़ा होगा, ठीक है। तो अब आपको पता है कि ए एच परमाणु की उत्तेजित अवस्था है, यहाँ एन ए 1 नहीं हो सकता, यानी ए एक उत्तेजित अवस्था है तो उसके लिए एन का मान 1 नहीं हो सकता, एन ए का जो मान होगा 1 से बड़ा होगा। अब देखो नेक्स्ट, ए से हाइड्रोजन परमाणु 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा ग्रहण कर बी में जाता है, बी में जाता है, अतः यह ऊर्जा दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं के अंतर के समान होगी। मतलब जितनी ऊर्जा आप दोगे, ये वाली कौन सी है, मान लो बी अवस्था है, और इससे नीचे वाली ए है, तो यहाँ जितनी ऊर्जा आप दोगे एक कक्षा से दूसरे में पहुँचाने के लिए, वो इन दोनों कक्षाओं की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होती है, यानी ई बी माइनस ई ए आपके पास 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अब देखो इस फॉर्मूले में, सॉरी इस क्वेश्चन में आपको और कुछ ही नहीं दिया हुआ, तो ये क्वेश्चन या तो क्या हो कि आपको ऑप्शन दिए हुए हों, ऑप्शन से वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं दिए हुए, तो क्या है इसका एकमात्र तरीका इसको करने का ये है कि आप हाइड्रोजन के लिए ऊर्जा लिखो, ठीक है। E1 E2 E3 E4 ये मान कहाँ से आई, -Z² गुणा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले फॉर्मूले से। तो सारी कक्षाओं के लिए ऊर्जा लिखो, और कोई भी 2 कक्षाओं की ऊर्जा निकाल के देखो, यहाँ पे आपको बहुत सारे मान, जैसे E2 माइनस E1 तो हो ही नहीं सकता, तो E1 को तो छोड़ ही देना आपको, क्योंकि यहाँ पे मूल अवस्था तो हो ही नहीं सकती। तो आप क्या करो, कोई भी उच्च में से निम्न E3 में से E2 घटा के देख लो, या फिर E4 में से E2 घटा के देखो, E4 में से E3 घटा के देखो, E5 में से E4 या E3 या E2, आपको अलग अलग घटा के देखने पड़ेंगे। तो अपने उपयुक्त ऊर्जाओं को देखने पर पता चलता है कि E4 माइनस E2 का जो अंतर आ रहा है -0.850 माइनस का -3.4, यानी E4 में से E2 आपने घटाई है, तो तब आपका जो आंसर है वो 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। मतलब ये वाली ऊर्जा E4 आई और ये वाली ऊर्जा E2 है। तो जो इसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या क्या हो जाएगी, एन बी के लिए वो हो जाए, एन ए के लिए तो आपके पास 2 और एन बी के लिए क्या हो जाएगी 4। तो क्या है कि आपको अपनी तरफ से रख के देखने पड़ेंगे, और ऐसे क्वेश्चन आने के कम चांस हैं, क्योंकि इसमें अपने को स्पेसिफिक कोई फार्मूला लगा के आंसर नहीं, अपनी तरफ से मान के आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। या फिर ऑप्शन दिए हुए हैं, भी ऑप्शन में आपको एन की वैल्यू दी हुई हो, और फिर रख के देखो आप भी ऊर्जा किसके लिए आती है, तो वो क्या हो सकता है, एक ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट 10th क्वेश्चन कि एक परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख चित्र में दर्शाया गया है, संक्रमण बी व डी के संगत फोटोन की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। आपको क्या दिया हुआ है, एक डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम में 4 अलग अलग संक्रमण है।
एक संक्रमण में तो इस हर एक ऊर्जा स्तर, ये अलग अलग ऊर्जा स्तर हैं और इनकी ऊर्जा आपको दी हुई है। देखो जीरो वाला सबसे ऊपर क्यों है, क्योंकि जीरो वाला सबसे बड़ी है ऊर्जा, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, क्योंकि नेगेटिव में बड़ा मान छोटा होता है। तो आपको दिया हुआ है कि कोई इलेक्ट्रॉन क्या है, इस उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न में संक्रमण करता है। या तो वो ए संक्रमण में तो वो इस ऊर्जा स्तर से नीचे वाले में आता है, या बी के लिए इससे इसमें आता है, और सी के लिए भी इससे इसमें, और डी के लिए इस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस वाले से -10 में। तो आपको पूछा है बी और डी के लिए फोटोन की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। तो इसमें भी वही चीज़ लगेगी। आपको पता है कि जो जब भी इलेक्ट्रॉन संक्रमण करेगा तो दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर जो ऊर्जा उसका उत्सर्जन करेगा। ठीक है, तो संक्रमण बी में ऊर्जा स्तरों के मध्य अंतर क्या आ जाएगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू 0 माइनस का 0.45, क्योंकि देखो संक्रमण बी जो हो रहा है वो 0 से लेके और इस -4.5 तक हो रहा है, तो दोनों का अंतर यानी उच्च में से निम्न वाला माइनस कर दो तो 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। अब एक चीज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली न्यूमेरिकल में, आपको जब भी सॉल्व करना होगा इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पहले जूल में चेंज करना ही होगा, क्योंकि जो अपना आंसर है लैम्डा वो एंगस्ट्रॉम में आता है या मीटर में आता है। एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर होता है, तो मीटर में तभी आएगा जब आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करोगे। ये चीज़ आपको स्पेशली याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करना है, तो जूल में चेंज करने के लिए इसको 1.6 × 10⁻⁻19 से गुणा कर देंगे, और ये ऊर्जा किसके बराबर होती है, एच सी बटा लैम्डा, यानी एच न्यू के बराबर या एच सी बटा लैम्डा के। तो यहाँ से जब लैम्डा का मान निकालोगे तो एच सी बटा में ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी, तो एच का मान 6.626 या 6.63 होता है, गुणा 10⁻−34 गुणा 3 गुणा 10⁸, और अपॉन में इसका जब गुणा करोगे तो 7.2 × 10⁻, क्या आ जाएगा, -19 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो -19 को जब आप ऊपर लेके जाओगे तो प्लस का 19 और प्लस का 8 यहाँ पे है ही, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 27 और माइनस का 34, तो यहाँ 10⁻⁻7 रहेगी, और ये 2.750 या 2750 एंगस्ट्रॉम आप लिख सकते हो। तो देखो मीटर को एंगस्ट्रॉम यानी 10⁻⁻7 से एंगस्ट्रॉम में चेंज करना आप सीख लो अच्छे तरीके से, इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब इसी प्रकार जब डी में संक्रमण करता है तो आपको दोनों का अंतर निकालना है, तो -2 में से -10 माइनस करो, तो -2 -10 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई, और फिर बिल्कुल सेम यहाँ 4.5 था, यहाँ क्या आ जाएगा 8, और बिल्कुल सेम कैलकुलेशन यहाँ पे होगी। ठीक है ना, सेम कैलकुलेशन करके एच सी बटा लैम्डा 8 गुणा 1.6 × 10⁻19 जूल में चेंज किया, और फिर लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया, लैम्डा को इधर ले गए और इस पूरी वैल्यू को इसके नीचे ले आए। तो ये जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1.550 × 10⁻7 मीटर आ जाएगा, और 1.550 को अपने 1550 गुणा 10⁻10 मीटर लिखा, और 1550 एंगस्ट्रॉम इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ आपको, क्या पूछा हुआ है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए एक स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम कोणीय चाल ज्ञात कीजिए। तो देखो कोणीय चाल आपको याद करना पड़ेगा, आपने 11th क्लास में पढ़ा था, ओमेगा होती है। कोणीय वेग या कोणीय चाल को ओमेगा से शो करते हैं, और ओमेगा और वी में क्या रिलेशन होता है आपको पता है, वी इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है। ठीक है ना, वी इज इक्वल टू ओमेगा आर रिलेशन था। तो देखो आपको कोणीय चाल तो निकालनी है, लेकिन कोणीय चाल निकालनी कौन सी है, अधिकतम कोणीय चाल निकालनी है, ये कंडीशन और साथ में देती। तो देखो कोणीय चाल जब भी आपको निकालनी है तो क्या है अपने पास, रेखीय चाल का फॉर्मूला है या रेखीय वेग का, तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर, फॉर्मूले से ओमेगा क्या हो जाएगा, v बटा आर, और nवीं कक्षा है तो क्या हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए, ओमेगा n इज इक्वल टू Vn अपॉन Rn। अब आपको पता है कि Vn और Rn का मान आपने निकाल रखा है, Vn का मान तो Z अपॉन n इंटू 2.189 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, और Rn का जो मान होता है वो आपके पास होता है n² बटा Z गुणा 0.5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और एंगस्ट्रॉम को 10⁻⁻10 मीटर लिख लेंगे, यहाँ पे 10⁻⁻10 मीटर आ जाएगा, और ओमेगा के लिए क्या करेंगे, दोनों को भाग दे देंगे। ठीक है, तो दोनों को भाग दिया तो क्या आ जाएगा, भाग देने पर ये वाला Z क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, और ये वाला n नीचे आ जाएगा, तो ऊपर Z², नीचे n³ और इन दोनों का डिवाइड। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z का मान तो 1 होता है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z का मान तो 1 होता है, हाइड्रोजन परमाणु की कोणीय चाल पूछी है, तो ये तो चलो खत्म हो गया एक। अब आपको एक अधिकतम वर्ड दिया था, तो
कोणीय जो वेग है या कोणीय चाल है अधिकतम कब हो सकती है? देखो जो कोणीय चाल है ओमेगा एन, अगर मैं यहाँ से लिखूँ ओमेगा एन, वो क्या है? व्युत्क्रमणपाती है किसके? एन क्यूब के। तो मतलब एन का जितना मान छोटा होगा ओमेगा एन क्या होगा? उतना ही बड़ा होगा। तो एन का छोटे से छोटा मान अपने को यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो ओमेगा एन का मान अधिकतम होने के लिए एन का मान न्यूनतम होना चाहिए, और एन का न्यूनतम मान 1 होता है। आपको पता है कि कम से कम जो एन का मान है मुख्य क्वांटम संख्या है या कक्षक की संख्या 1 होती है मूल अवस्था में। एन बराबर 0 तो कोई कक्षक ही नहीं होता या नेगेटिव, तो कम से कम मान क्या होता है? 1 होता है। तो अधिकतम के लिए आपको एन का मान भी क्या रखना पड़ेगा? 1 रखना पड़ेगा। ठीक है। और अगर क्या आपको कह देते भी न्यूनतम, तो न्यूनतम के लिए तो यहाँ पे एन का मान अनंत रख देते आप। अनंत क्या हो जाता है? 0 हो जाता, सब कुछ ही 0 हो जाता। तो अब आपको अधिकतम ही पूछा हो तो अधिकतम वाला याद रखो, एन का मान 1, यानी ओमेगा एन एन क्यूब के व्युत्क्रमणपाती है, तो एन का मान न्यूनतम 1 होता है। तो 1 रखोगे तो ये वाला आंसर आपके पास आ जाएगा 4.1 इंटू 10⁻16, और इसका मात्रक होता है रेडियन पर सेकेंड। आपको पता है कि सॉरी बुक में क्या है कि ये 1.4 दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर है वो 4.1 ही आएगा। इसको सही कर लेना, आप बुक में आंसर गलत दिया हुआ है इसका। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो ये वाला क्वेश्चन, आप जो 12th क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी जो इसके एमसीक्यू मतलब जो इसके ऑप्शन वाले क्वेश्चंस थे उसमें आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, संवेग का। तो n बराबर 5 से n बराबर 1 अवस्था में जाने पर फोटोन के उत्सर्जन के पश्चात हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिक्षिप्त संवेग क्या है? तो उस टाइम आपने क्या किया था? आपको पता था, मैंने कहा था भी ऊर्जा निकाल लो किसी ना किसी तरीके से डेल्टा ई, और इसको जब आप c से भाग दोगे, क्योंकि देखो ऊर्जा mc² की इक्वल होती है, ये आइंस्टीन ने बताया था। और जब क्या होता है हाइड्रोजन परमाणु मूल अवस्था में आता है उच्च से, तो ये क्या करता है? फोटोन का उत्सर्जन करता है, और फोटोन का वेग c होता है। तो mc² फोटोन की ऊर्जा है, और c से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो mc बचेगा, और ये mc क्या होता है? संवेग होता है, क्योंकि संवेग का मान वैसे तो p बराबर mv होता है, और अगर वेग c है तो mc क्या हो जाएगा? संवेग। तो संवेग निकालने के लिए आपको पहले ऊर्जा निकालनी पड़ेगी। तो देखो n बराबर 5 से n बराबर 1 अवस्था आने पर उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा दोनों स्तरों की ऊर्जाओं के अंतर के समान होती है। आपको पता है ये वाली बात, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में पढ़ चुके हो इसको। तो ऊर्जाओं का अंतर निकालने के लिए डेल्टा ई बराबर E5 माइनस E1 कर देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा -z² बटा n² 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और z² का मान 1 होता है हाइड्रोजन के लिए, तो आप -13.6 बटा n² फॉर्मूला लगा सकते हो। तो देखो 5वें कक्षक में तो ये ऊर्जा हो जाएगी, और माइनस में पहले कक्षक में ये, और 13.6 कॉमन लो, और कॉमन लेके देखो क्या है, ये वाला माइनस माइनस यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 1 बचेगा, और ये माइनस का 1/25, और ये 24/25, ये आएगी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसको जब आप जूल में चेंज करोगे तो 1.6 इंटू 10⁻−19 से आपको गुणा करना पड़ेगा। तो अब हाइड्रोजन परमाणु का जो प्रतिक्षिप्त संवेग आएगा, ऊर्जा आ गई आपके पास, तो संवेग के लिए आप इसको c से डिवाइड कर दो। ठीक है ना। वहाँ पे आंसर जो आया था एमसीक्यू में, मेरे को आंसर याद है 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी यहाँ पे प्रकाश के वेग का मान आपको रखना नहीं था, ओनली उसी मात्रक में निकालना था, लेकिन यहाँ पे आपको प्रकाश के वेग का मान रखना पड़ेगा। तो जब आप 3 × 10⁸ इसमें इससे क्या दोगे? भाग दोगे, तो सारा कट के ये आपका आंसर आ जाएगा 6.98 इंटू 10⁻27 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, इसका आंसर आ जाएगा। तो भाई ये था आपका चैप्टर नंबर 14, उसके सारे न्यूमेरिकल्स सब सारे टॉपिक मैंने कवर किए हैं। इसको अच्छे तरीके से करो, लिख लिख के देखो। अब नेक्स्ट देखो अपने करते हैं जो प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये हैं आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस, ठीक है। 2010 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करेंगे। 2012 यानी 2012 का पेपर बोर्ड की साइट पे नहीं है, तो उसके क्वेश्चन इसमें नहीं डाले मैंने, बाकी सारे क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चंस करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि जो जो क्वेश्चंस नोट्स में अपने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो क्वेश्चनों के आंसर मैंने यहाँ पे नहीं लिखे। यहाँ पे मैंने ओनली उन क्वेश्चंस के आंसर लिखे हैं जो क्वेश्चन आपको नहीं आए हुए या अभी तक चैप्टर में अपने डिस्कस नहीं किए हुए, उनके सोल्यूशन मैंने यहाँ पे दिए हैं क्वेश्चंस के।
बाकी सारे क्वेश्चंस आपके नोट्स में ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। और आपको तरीका बताता हूँ कि जो नोट्स आपने बना रखे हैं वहाँ पे क्या करो, जो क्वेश्चन यानी कि ऑलरेडी नोट्स में आ गए वहाँ पे उसका ईयर लिख लो भी ये वाला क्वेश्चन 2010 में आया हुआ है या 11 में आया हुआ है, और जो जो क्वेश्चन आपके नहीं डिस्कस हुए अब तक वो आप कॉपी पर उतार लेना या नोट्स में उतार लेना। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। पहले 2010 का क्वेश्चन क्या है कि एच परमाणु की तृतीय कक्षा की त्रिज्या 4.77 एंगस्ट्रॉम है, तो प्रथम कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करो। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए आपको क्या करना है, तृतीय कक्षा की त्रिज्या दी हुई है और आपको क्या करना है, प्रथम कक्षा की त्रिज्या इसमें ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे अपने, आपको पता है इसका सोल्यूशन दिया हुआ है मैंने यहाँ पे, क्योंकि ये नया थोड़ा सा क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए त्रिज्या का अनुपात आपको पता है भी, त्रिज्या का अनुपात क्या होता है ये निकाला था आपने कि R1 R2 R3 डैश डैश Rn 1:4:9, क्योंकि त्रिज्या जो होती है वो n²/z होती है, तो n² के समानुपाती होती है। तो अब तृतीय कक्षा की त्रिज्या यहाँ पे 4.77 एंगस्ट्रॉम दी है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आप क्या करोगे, अनुपात को जब भी सॉल्व करना हो तो इसके साथ x लगा लो आप, ये x हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, ये 9x हो जाएगा, सारे x हो जाएंगे। और आपको पता है 9x की वैल्यू आपको दी हुई है तृतीय कक्षा की त्रिज्या, 9x की वैल्यू आपको 4.77 दी हुई है, तो x की वैल्यू आपके पास 4.77/9 यानी 0.53 एंगस्ट्रॉम, और प्रथम कक्षा की त्रिज्या है ही कितनी 1x यानी x के बराबर ही है, तो प्रथम कक्षा की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम आपके पास आंसर आ जाए। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा नया क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा हुआ है बोर्ड में कि द्रव्य तरंग सिद्धांत की सहायता से बोर के क्वांटम प्रतिबंध का स्पष्टीकरण दीजिए। यानी कि आपका चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये, याद हो तो द्रव्य तरंग के यानी डी ब्रोगली का जो द्रव्य तरंग सिद्धांत था उससे क्वांटम प्रतिबंध का स्पष्टीकरण। क्वांटम प्रतिबंध मतलब mvr = NH/2π आपको सिद्ध करना था। वो क्वांटम प्रतिबंध ये है क्योंकि उसमें h/2π का पूर्ण गुण जो होता है, ठीक है, तो क्वांटा ही होता है वो एक, तो इसकी लैंग्वेज समझने की आवश्यकता है आपको क्वेश्चन की, फिर क्वेश्चन आपके सारे डिस्कस किए हुए हैं चैप्टर में। अब 2011 का क्वेश्चन देखो, पहला हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में होती है, तो आप बताओ कौन सी होती है। सोचो, आपको मैंने बताया था एक ही श्रेणी ऐसी होती है जो दृश्य क्षेत्र में होती है और वो होती है बामर श्रेणी। ठीक है ना, बामर श्रेणी दृश्य क्षेत्र में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, हाइड्रोजन परमाणु में प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। आपको कुल ऊर्जा दी हुई है, टोटल एनर्जी का मान दिया हुआ है प्रथम कक्षा में इतना है, तो आपको स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो देखो क्या है, ऐसा क्वेश्चन भी अपने न्यूमेरिकल में कर चुके हैं, तो इसके लिए स्पेशल आपको मैंने अलग से एक फॉर्मूला लिखवाया था तीनों प्रकार की ऊर्जाओं में संबंध, तो वो फॉर्मूला आप देखना, मैंने इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है और ये क्वेश्चन आगे 2-3 बार आएगा, बोर्ड में 2-3 बार पूछा जा चुका है ये। तो स्थितिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा में संबंध क्या होता है, वहाँ से मैंने उठा लिया, -En = -UN/2 होता है, और UN बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 2En के इक्वल, और En का मान आपको दिया हुआ है, कुल ऊर्जा का मान 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, अब ये पहले भी बताया था मैंने, -27.2 इस -13.6 से छोटा है, ये आपको लग रहा है भी डबल हो रहा है, लेकिन ये क्या है, आधा हो रहा है वास्तव में। तो अब नेक्स्ट देखो 2013 का क्वेश्चन, ये जो मैंने नीचे इंग्लिश मीडियम के लिए लिख रखे हैं, जो नीचे क्वेश्चन लिख रखा है ये आप ना लिखना, हिंदी मीडियम वाले ओनली हिंदी वाला क्वेश्चन लिखना। ठीक है, तो 2013 का क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की कोई 2 अभिग्रहितों को लिखो। तो आपने पढ़ी हुई हैं, हाइड्रोजन परमाणु के लिए अभिग्रहित बोर की 3 अभिग्रहित थी, उसमें से आपको कोई भी 2 अभिग्रहित लिखनी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, स्थायी कक्षाएं कहते हैं, mvr = NH/2π होता है। तीसरी क्या थी कि ना तो क्या इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता, ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता, उच्च से निम्न में जाता है या निम्न से उच्च में जाता है, तो सारा आपने डिस्कस किया हुआ है चैप्टर में। फिर देखो 2014 का क्वेश्चन क्या है, वही क्वेश्चन आ गया बिल्कुल सेम जो ऊपर अपने अभी डिस्कस किया था। ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था या मूल अवस्था में ऊर्जा है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इस स्थिति में इस दशा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो। तो ऊपर तो ओनली क्या पूछी हुई थी आपसे, स्थितिज पूछी हुई थी, इसमें गतिज भी पूछ ली। तो देखो तीनों प्रकार की ऊर्जाओं का संबंध ये था। अब En का मान आपको दिया हुआ है,
तो देखो गतिज स्थितिज तो आपकी ऊपर निकाली थी 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वही सेम ही। और गतिज निकालने के लिए गतिज का क्या आ जाएगा, यहाँ से टोटल ऊर्जा और गतिज उठा लो तो के एन बराबर माइनस ई एन आ जाएगा। और ई एन का मान आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये वाला जो मान है ये ई एन का है, ना कि माइनस ई एन का। इसका माइनस आपको लेना पड़ेगा, तो ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या आ जाएगी, इसकी गतिज ऊर्जा आ जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट 2015 का क्वेश्चन क्या है कि बोर की अभिग्रहितों के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु की nवीं स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन के कक्षीय वेग के व्यंजक की व्युत्पत्ति कीजिए। ठीक है, क्या निकालना है आपको, वेग का फॉर्मूला निकालना है, जो क्या था Z/n गुणा 2.186 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड जो वेग था, वो फॉर्मूला आपको निकालना है, जो अपने ऑलरेडी निकाल चुके हैं। 1.5 नंबर का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखो तीसरी बार आ गया ऊर्जा वाला, अभी ऊपर बढ़ा था और तीसरी बार क्वेश्चन आ गया। देखो क्या क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में ऊर्जा x इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, -x इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो अब आपको x इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया, x का मान नहीं दिया, तो x के रूप में ही आपको आंसर निकालना है। तो आपको पता है कुल ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में संबंध kn बराबर -En। तो अब En का मान तो -x है, तो kn का मान माइनस का -x हो जाएगा, तो x इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी गतिज ऊर्जा आ जाएगी। इतना ही आंसर आएगा, x इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। अब देखो 2016 में हाइड्रोजन परमाणु को निम्नतम अवस्था से दूसरी उत्तेजित अवस्था तक उत्तेजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा कितनी होगी। कि आपको क्या करना है, निम्नतम मतलब ग्राउंड स्टेट से दूसरी उत्तेजित अवस्था तक लेके जाना है, तो आवश्यक ऊर्जा। तो आपको पता है कि दो ऊर्जा किसी ऊर्जा स्तर में भेजना हो या उच्च कक्षा में भेजना हो, तो ऊर्जा की आवश्यकता क्या होती है, दोनों स्तरों की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होती है। तो देखो मूल अवस्था में ऊर्जा तो क्या होती है, निम्न अवस्था यानी n बराबर 1 में ऊर्जा -13.6/1 का स्क्वायर, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z² का मान 1 हो जाता है, तो ये ऊर्जा का फॉर्मूला आ जाएगा। तो E1 का मान तो -13.6 है, और दूसरी उत्तेजित अवस्था n बराबर 2 में ऊर्जा क्या आ जाएगी, 2 का स्क्वायर आ जाएगा बटे में 4, तो ये -3.4। तो आवश्यक ऊर्जा क्या हो जाएगी, दोनों के अंतर के बराबर, तो -3.4 और माइनस का -13.6, तो प्लस का 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर। ये क्वेश्चन आप कर चुके हो अगर आपको याद हो तो। नेक्स्ट देखो दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा हुआ है आपसे कि बोर के क्वांटीकरण के द्वितीय अभिग्रहित का कथन लिखिए। एक तो कथन लिखना है, और दूसरा आपसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा के संगत तरंगदैर्ध्य आपको निकालनी है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, उसमें लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा के लिए निकालना है। तो देखो पहले तो बोर की क्वांटीकरण का द्वितीय अभिग्रहित क्या था, MVR बराबर NH/2π था, या MVNRN बराबर NH/2π। अब नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा हेतु तरंगदैर्ध्य निकालनी है, तो ये आप निकाल चुके हो। लाइमन श्रेणी के लिए दोनों ही पूछी थी आपसे, प्रथम रेखा और अंतिम रेखा। तो N1 बराबर 1 और N2 बराबर 2 आ जाएगा। तो आप R का मान यहाँ पे 1.0973 × 10⁻7, और इसको सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ 1/λ का मान तो ये आ गया। अब लैम्डा का मान निकालना है, तो 4 ऊपर और जो ये ऊपर वाला गुणा वाला है वो नीचे आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 1.215 × 10⁻7 आएगा, या 1215 × 10⁻10 एंगस्ट्रॉम आपका आंसर, 10⁻10 मीटर या 1215 एंगस्ट्रॉम आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी सारे क्वेश्चन आप कर चुके हो। अब आपको लग रहा होगा भी हाँ वाकई चैप्टर हमें अच्छे तरीके से समझ में आया हुआ है ये चैप्टर, अगर ये आपको क्वेश्चन हार्ड नहीं लग रहे। ठीक है, अगर आपने कोई चैप्टर साथ साथ किया हुआ है जैसे जैसे मैं वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ, तो बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कोई ऐसे नहीं भी कोई अलग से आपके डाल देंगे, बुक के अंदर से ही पूछेंगे। नेक्स्ट देखो 2017 का पहला क्वेश्चन है जो कि हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम के लिए रिडबर्ग का सूत्र लिखो। भाई ये क्वेश्चन थोड़ा डीपली आया हुआ है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा उन्होंने डीप में पूछ लिया। जिसने चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ रखा होगा, मैंने ये वाला फॉर्मूला करवाया था कि बामर ने, जब मैंने आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम स्टार्ट करवाया था तो उसमें बताया था कि बामर ने अपने अनुभवों के आधार पर एक फॉर्मूला बताया था 365.48 ऐसे करके, और अपॉन में n² - 4 था। ठीक है, ऐसे करके फॉर्मूला दिया था, और मैंने कहा था कि बाद में रिडबर्ग ने इसको सेट करके दिया फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला ये था 1/λ = R 1/2 का स्क्वायर 1/n का स्क्वायर। ठीक है, ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है। n का मान 3, 4, 5 था।
अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बोर मॉडल की कोई भी दो सीमाएं लिखिए। तो कोई भी दो आपको क्या लिमिटेशंस लिखनी है, या दो कमियां भी आ सकता है यहाँ पे। तो कमियां भी वही हो जाएंगी कि ये क्या है कि बहुत सारे जो 7 या 8 कमियां आपको लिखवाई थी कि अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन हो जाता है, जीमान प्रभाव था उसमें, या फिर क्या था ये जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं उनकी फाइन स्ट्रक्चर यानी कि सूक्ष्मता के बारे में नहीं बता सका, या एक रेखा बहुत सारी रेखाओं से मिलकर बनी होती है उसके बारे में नहीं बता सका। तो इसने कहा था कि कक्षाएं वृत्ताकार होती हैं लेकिन वास्तव में दीर्घ वृत्ताकार। तो बहुत सारी कमियां आपको लिखवाई थी, उसमें से दो लिखनी है आपको, कोई भी दो सीमाएं लिखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो 2017 सप्लीमेंट्री के पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन। सप्लीमेंट्री के पेपर भी अपलोड किए हुए हैं बोर्ड ने। तो देखो सप्लीमेंट्री वाले भी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो भी बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से तैयार किए हुए होते हैं क्वेश्चन, और बिल्कुल सेम आपके जो पेपर के लेवल के सेम ही लेवल होता है इसका, ठीक है। तो बोर मॉडल के कोई दो अभिग्रहित लिखो। दोबारा आ गए ये क्वेश्चन, तो आप निशान लगा लेना इस क्वेश्चन पर, पहले भी एक बार ही आप पूछ चुके हैं। तो इस क्वेश्चन के ऊपर लिख लेना, अभी 2013 में आया हुआ है, 17 में आया हुआ है, इतने में आया हुआ है। लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको दूसरी बार, ओनली निशान लगाना है। फिर 2018 क्या पूछा हुआ है आपसे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की रेखाओं के अधिकतम तरंगदैर्ध्य व न्यूनतम तरंगदैर्ध्य का अनुपात ज्ञात करो। ये देखो क्या पूछा है आपने, ऐसा क्वेश्चन एक इसमें किया हुआ है कि लाइमर श्रेणी की रेखाओं के लिए अधिकतम और न्यूनतम तरंगदैर्ध्य ज्ञात करो। वहाँ पे ओनली तरंगदैर्ध्य ज्ञात करनी थी, यहाँ इनका अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो पूरा क्वेश्चन मैं सॉल्व ना करवा के आपको ओनली यहाँ पे बता रहा हूँ, करोगे इसको खुद। मैंने आंसर लिख रखे हैं क्वेश्चन के। देखो बामर श्रेणी के लिए N1 का मान तो 2 होता है, ये तो आपको पता है। अब मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम वेवलेंथ आपसे पूछी हुई है, दोनों का अनुपात यानी अधिकतम तरंगदैर्ध्य और न्यूनतम। तो देखो मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए आपको मैंने बताया था कि एनर्जी का गैप जहाँ सबसे कम होगा वहाँ जो तरंगदैर्ध्य है वो सबसे अधिक होगी, क्योंकि E बराबर क्या होता है HC बटा लैम्डा होता है। तो E क्या होती है, लैम्डा के व्युत्क्रमण अनुपाती होती है। तो N1 का मान 2 और N2 का मान 3, इसके लिए क्या होगा, ऊर्जा का गैप सबसे कम तो तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा। और तरंगदैर्ध्य सबसे कम कब होगी, जब ऊर्जा का गैप सबसे ज़्यादा होगा। तो ऊर्जा का गैप सबसे ज़्यादा N2 बराबर अनंत और N1 का मान 2। तो एक बार तो आपको इस फॉर्मूले में ये दो मान रखने हैं और एक बार ये दो मान रखने हैं। लैम्डा का मान निकालना है, लैम्डा मैक्सिमम और मिनिमम ये आएंगे आपके पास 65-63 एंगस्ट्रॉम, और दूसरा आ जाएगा 36-46। अब इन दोनों का रेशो यानी अनुपात निकालना है। तो अनुपात के लिए क्या होगा, दोनों को बटे में कर दो। तो लगभग अनुपात मैंने निकाला हुआ है 65:36 आप लिख सकते हो, क्योंकि इसको 6500 लिख दो, इसको 3600 लिख दो। तो लगभग अनुपात आपका 65:36 आंसर आ जाएगा। और ये अप्रॉक्सीमेट आंसर है, क्योंकि देखो इसको पूरा पूरा नहीं काट सकते आप और ना ही इसको डिवाइड कर सकते हो आप। तो क्या करो, इसका लगभग अनुपात लिख दो आप, सही है ये, बिल्कुल कोई नंबर नहीं कटेगा, गारंटी है इसकी। अब नेक्स्ट देखो 2018 का सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन है। देखो 2018 से जो आपके क्वेश्चन हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2018 यानी 2018 से आपका जो अब का सिलेबस है वो स्टार्ट होता है। 2018, 19, 20 3 साल हो गए सिलेबस को चलते हुए। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ठीक है। तो अब 2018 का सप्लीमेंट्री का ये पेपर है, उसमें पूछा हुआ है। देखो क्या पूछा हुआ है कि बोर सिद्धांत द्वारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाओं का तरंगदैर्ध्य ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो देखो ये सूत्र आपसे कौन सा पूछा हुआ है, जो अपने दो ऊर्जा स्तरों के अंतर से लास्ट में ये फॉर्मूला निकाला था, 1/λ इज इक्वल टू RZ², 1/n² और n1² और 1/n2²। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए पूछा है आपसे, तो Z का मान यहाँ पे 1 रख दो, तो R 1/n1², n1/n2² आपसे फॉर्मूला पूछा हुआ है। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन पूछा हुआ है, जो ऑलरेडी अपने चैप्टर में कर चुके हैं, वहाँ से देख लेना, वहाँ निशान लगा लेना इसको कि ये 2018 सप्लीमेंट्री में पूछा हुआ है। अब इसके और में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये चीज़ देखो कि आपके जो क्वेश्चन है ये इस चैप्टर में से पूछेंगे, या तो 2 क्वेश्चन इसी चैप्टर के अथवा में दे देंगे, या फिर एक क्वेश्चन आपका 15वें चैप्टर में से आ जाएगा और एक इसमें से अथवा में होगा क्वेश्चन। ये पैटर्न मैं देख रहा हूँ 2-3 सालों से कि अथवा में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछते हैं। तो देखो क्या पूछा हुआ अथवा में, इसके हाइड्रोजन परमाणु की 9वीं कक्षा में कुल ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करो। तो जो आपने फॉर्मूला निकाला था कुल ऊर्जा का, -Z² बटा n²
और इनटू में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो वाला फॉर्मूला डिराइव करना है। पहले आपको गतिज ऊर्जा लिखनी है, फिर स्थितिज ऊर्जा, फिर दोनों का योग करके कुल ऊर्जा निकालना है। तो वो पूरा सूत्र आपको स्थापित करना है, तो उसमें लगा लेना ये निशान। फिर 2019 का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा हुआ है आपसे कि कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर N2 बराबर 2, 3, 4, 5 से मूल ऊर्जा स्तर N1 बराबर 1 में संक्रमण करता है, तो प्राप्त हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणी का नाम आपको लिखना है, भी कौन सी श्रेणी मिलेगी। तो उच्च ऊर्जा स्तर तो 2, 3, 4, 5 और निम्न 1 है, तो कौन सी श्रेणी मिलती है, N बराबर 1 किसके लिए होता है, लाइमन श्रेणी के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइमन श्रेणी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोजन सदृश आयन के लिए नील्स बोर की कोई दो अभिग्रहित लिखिए। कोई भी आपको दो अभिग्रहित, तीसरी बार क्वेश्चन आ गया ये, तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो। दो कमियां, मैंने आपको बताया भी था कि इस मॉडल की दो कमियां पूछी जाती हैं। सॉरी, कमियां नहीं है, ये नील्स बोर की दो अभिग्रहित हैं। जो 3 अभिग्रहित बताई थी उसमें से 2 अभिग्रहित, तीसरी बार क्वेश्चन आ चुका है ये। तो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो अभिग्रहित या फिर बोर मॉडल की कमियां। इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप कोई भी 2 कमियां लिख सकते हो। सॉरी, कमियां, बार बार कमियां कह रहा हूँ मैं। कोई भी 2 अभिग्रहित, यानी MVR बराबर NH/2 वो 2-3 लिखवाई थी आपको, वो आपको उनमें से कोई भी 2 लिखनी है। फिर 2020 यानी इस साल जो 13 मार्च 2020 को पेपर हुआ था फिजिक्स का, उसमें क्या क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का। देखो ऊपर वाले में क्या था कि 2018 वाला जो क्वेश्चन था, इसमें 2018 में 2 नंबर का आया हुआ है इस चैप्टर से। 2018 सप्लीमेंट्री में भी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे। 2019 में 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है। और 2020 में आपसे फिर से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया, और इस बार इन्होंने 3 नंबर वाले क्वेश्चन में डाल लिया। आपको एक वीडियो में स्पेशल क्या है कि इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो आपको सारे बोर्ड का जो पैटर्न होता है पेपर का उस पर बनाऊँ। 10-15 मिनट में आपको सारा बोर्ड के पेपर का पैटर्न समझा दूंगा, अभी किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के होते हैं, किस किस चैप्टर में से कैसे कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है। तो उस पर नेक्स्ट मैं बहुत ही जल्द इस पर वीडियो बनाऊंगा। तो देखो 2020 में जो क्वेश्चन पूछा इन्होंने, 3 नंबर का इकट्ठा क्वेश्चन पूछ लिया। क्या कुछ पूछा है कि डी ब्रोगली, यानी दे ब्रोगली का मतलब डी ब्रोगली परिकल्पना से बोर की द्वितीय अभिग्रहित की व्याख्या। तो देखो 2010 के बाद ये 2020 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है ना, पहले स्टार्टिंग में आया था, अब 2020 में पूछ लिया द्वितीय अभिग्रहित की व्याख्या डी ब्रोगली के द्रव्य सिद्धांत से। और n बराबर 3 के लिए इलेक्ट्रॉन का अप्रगामी तरंग प्रतिरूप आपको बनाना है। ठीक है, n बराबर 3 कक्षा के लिए बनाना है आपको। तो जो मैंने आपको नोट्स में बनवाया हुआ है वो n बराबर 4 के लिए बनाया हुआ है, और आपकी बुक में भी n बराबर 4 के लिए दिया हुआ है। तो n बराबर 3 के लिए मैंने आपको क्या कहा था कि आपको क्या जब भी बनाना हो क्या करोगे, एक वृत्त बनाओगे और इस वृत्त पर यहाँ से स्टार्ट कर दोगे, तरंग बनाओगे। तरंग कैसे बनाओगे, 1 फिर 2 और फिर आपको 3 तरंगे बनानी है बस ऐसे। ठीक है, और 3 तरंगे इनके ऐसे आप साथ में बना दोगे ऐसे करके। तो ये क्या हो जाएगा, n बराबर 3 के लिए हो जाएगा। मतलब टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 बनाने हैं। जब आपको मैंने वो बनवाया था n बराबर 4 के लिए, उसमें 8 पार्ट बने थे। n बराबर 3 के लिए आपको 6 पार्ट बनाने हैं। एक बार थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ, इंग्लिश मीडियम वाली बुक में n बराबर 3 के लिए बनाया भी हुआ है, वो आप देख लो थोड़ा सा। और यहाँ तक आपका ये चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। देखिए ये आपके पास है n बराबर 4 के लिए, और ऊपर वाला n बराबर 3 के लिए। इंग्लिश मीडियम वाली बुक में बना रखा है, हिंदी मीडियम वाली में नहीं है ये। तो 4 वाले में 1 2 3 और ये 4, ये 5 6 7 और टोटल 8 पार्ट बनाए हुए हैं। ठीक है, और 3 के लिए 1 2 3 4 5 और टोटल 6 पार्ट बनाए हुए हैं। ठीक है, तो 3 के लिए आपसे पूछा हुआ था, 3 के लिए आपको ये वाला बनाना है, अंदर वाला। बाहर वाला आपको नहीं बनाना, ओनली अंदर अंदर वाला, मतलब इतना इतना डायग्राम आपको क्या करना था, बनाना था इसमें। तो ये था इस साल का क्वेश्चन। तो अब देखो मैंने अपनी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। बचा हुआ इसमें क्या है, बचा हुआ आपके पास सिर्फ इतना है कि जो इसके सॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं चैप्टर के अंदर सॉल्व किए हुए हैं, वो मैं एक बार आपको नहीं करवा रहा। वो जब आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद दोबारा से मैं एक सीरीज स्टार्ट करूँगा जिसमें अपने हर एक चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब आपको क्या करना है, खुद को ट्राई करना है, क्योंकि उन क्वेश्चन के सोल्यूशन आपके पास हैं, बुक में सॉल्व करके दिया हुआ है क्वेश्चन, तो उनको आप समझ सकते हो। कोई क्वेश्चन होंगे, यानी हर एक चैप्टर में कोई 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हार्ड होंगे।
ठीक है। तो उन सब के पर मैं क्या करूँगा, लास्ट में वीडियो बना दूंगा, लेकिन एक बार मेरा फोकस है कि आपके जो चैप्टर हैं इसके नोट्स प्लस आपको जो इसके अनसॉल्व्ड क्वेश्चन हैं वो करवाऊँ। आप पूरा भरोसा रखो, आपको सारा सिलेबस में कंप्लीट करवाऊंगा। इसको साथ साथ करते रहो। फिजिक्स के लिए सबसे मेन बात यही है कि जो इसको साथ में पढ़ेगा, साथ साथ स्टडी करता रहेगा, उसको ये लगेगी आसान, और जो साथ साथ नहीं पढ़ेगा उसके लिए भी फिजिक्स हार्ड ही हार्ड है। ठीक है, बाद में इसका सिलेबस करना मुश्किल हो जाता है। तो साथ साथ एक एक वीडियो मैं आपको एक दिन के गैप पे दे रहा हूँ, तो एक दिन में आप इसको पूरा कवर कर सकते हो। और जो प्रॉब्लम हो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लो या टेलीग्राम चैनल पर जाके वहाँ पूछ सकते हो। और टेलीग्राम चैनल पर आज मैं इसका कंप्लीट पीडीएफ डाल दूँगा। कंप्लीट पीडीएफ में जो इसके नोट्स हैं प्लस क्वेश्चंस हैं प्लस प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन सारे एक ही पीडीएफ में कंबाइन करके डाल दूंगा, आपको मिल जाएगा। वीडियो का लिंक भी वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप हमेशा मेरे चैनल पर बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है ना। मेरे मन की मंशा थी, देखो मैंने कोई कमाई के लिए चैनल नहीं बनाया, मेरे मन की यही मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स फिजिक्स को कवर कर सकें। राजस्थान बोर्ड की जो फिजिक्स है इसके बहुत कम चैनल आपको मिलेंगे, तो मैं इस पर ट्राई करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें वीडियोस के थ्रू इसको कवर करवा सकूं। और जो मैं करवा रहा हूँ सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए भी उतने यूज़फुल हैं। देखो सीबीएसई में भी बोर मॉडल बदल थोड़ा जाएगा, बोर्ड ने जो मॉडल दिया था वो आरबीएसई की बुक में भी वही है और सीबीएसई में भी वही है। तो जो आपके सीबीएसई स्टूडेंट्स हैं सीबीएसई बोर्ड के, उनको भी ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि उनके लिए भी सेम ही है। फिजिक्स कभी चेंज नहीं होती, फिजिक्स के रूल चाहे सीबीएसई बोर्ड है चाहे देश का कोई भी बोर्ड है चाहे ऑल वर्ल्ड वाइड है, जो थ्योरी है वो तो थ्योरी वही रहेगी। तो इतने आप मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो और इसको क्या करो, चैप्टर को अच्छे तरीके से कवर करो। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं मैं आपकी लूँगा प्रॉब्लम्स, आप क्वेश्चन मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और कोई सजेशन देना हो वो भी दे सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।